नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरुवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। तो उसके पहले भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर के दिन मेरे जन्म दिवस पर आप सभी ने बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं भेजी व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के थ्रू भी। हालांकि व्हाट्सएप पर बहुत मैसेजेस आ रहे थे, तो आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का जो कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है, ये हमारे दर्शक में से एक ही हैं, इन्होंने संपर्क किया है अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण कराने के लिए। इनका नाम है त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी। तो मैंने इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मैं आप लोगों को इनके जन्म का विवरण बता देता हूँ, आप भी इनकी जन्म कुंडली को तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इनका नाम है त्रिलोकीनाथ गुप्ता। 3 अक्टूबर 1989 सुबह में 8:43 8:43 AM और इनका जन्म स्थान है चेन्नई, तमिलनाडु। मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग के बारे में बता देता हूं, तब तक आप इनकी जन्म कुंडली को बना लीजिए। तो इन्होंने मंगलवार के दिन आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है और राक्षस गण तुला राशि। साथ ही साथ देखा जाए तो ये वायु तत्व की राशि है, शुक्र राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है तुला लग्न की। तो आइए सबसे पहले इनके पंचांग के विषय में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद इनके प्रश्नों की तरफ और इनकी जन्म कुंडली की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। अब आप सभी इतने समय से ज्योतिष के कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप भी इस चीज जानते होंगे कि वार का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो मंगलवार के दिन त्रिलोकीनाथ जी का जन्म होने की वजह से मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व में आएगा। अब वो प्रभाव कितना आएगा, ये जन्म कुंडली में हम मंगल की स्थिति, मंगल के बराबर को देख करके तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति ने मंगलवार के दिन जन्म लिया है तो उस व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी, क्रोध की अधिकता, ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होना, जल्दी क्रोधित हो जाना, थोड़ा सा अहंकार भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में मिलता है, जो कि एक मंगल का प्रभाव है। मंगल आग है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि क्रोध या उग्रता, पोजेशन, किसी भी चीज को लेकर के एकाधिपत्य की भावना रखना, ये कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाता है। तो मंगलवार के दिन इन्होंने आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जन्म लिया। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जन्म लेने की वजह से चंद्रमा इनके पापक ग्रह बन गए। अब चंद्रमा का पापक ग्रह बनना कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करता है, तो वो इनके साथ में होता होगा। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो राक्षस गण और तुला राशि। राक्षस गण के व्यक्ति का स्वभाव मैंने अक्सर बताया आप लोगों को कि राक्षस गण के व्यक्ति में किसी भी चीज को पाने की चाहत सबसे ज्यादा होती है, तो वो ऐसे व्यक्तियों में देखने में आती है। किसी भी चीज को पाने की बहुत अधिक चाहत का होना। साथ ही साथ में किसी भी चीज पर अगर एक बार ये व्यक्ति लग जाए, राक्षस गण का व्यक्ति, तो जब तक वो उसको पा नहीं लेता उसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। तो ये भी एक चीज इनके व्यक्तित्व में देखने में आती है, जो कि आज के इस परिवेश के हिसाब से मैं अच्छा समझता हूँ। तुला राशि का स्वभाव आप सभी जानते हैं। ये तीसरी कुंडली है जहां पे तुला का जिक्र होने वाला है बृहत के रूप में। तो किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना, क्योंकि तराजू का चिन्ह होता है और कहीं ना कहीं मानव भी उस चिन्ह में शामिल है। तो लग्न में तुला लग्न को श्रेष्ठ माना गया है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। मिथुन लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न को लग्न में ज्योतिष शास्त्र श्रेष्ठ मानता है। तो ये बढ़िया स्थिति हो गई। और साथ ही साथ वायु तत्व की राशि है और लग्न भी इनका वायु तत्वी है। तो आप सभी जानते हैं, अगर लग्न और राशि, लग्नेश और राशिश अगर तत्वतः एक हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन काल में संघर्ष को ये कुछ हद तक कम कर देते हैं। संघर्ष में कहीं ना कहीं कमी तो आ जाती है। तो ये बनता है वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि होने की वजह से। अब चलते हैं हम इनकी कुंडली की तरफ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये पंचांग से संबंधित था। तो तुला लग्न की इनकी जन्म कुंडली बनती है। लग्न है इनका विशाखा नक्षत्र में, जो कि गुरु के नक्षत्र में। तुला लग्न में जो लग्न का नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु इस कुंडली में पराक्रमपति और षष्ठपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। इट मींस ये इस बात को दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन काल में संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। तत्वतः एक होने की वजह से संघर्ष में कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के नक्षत्र में लग्न का होना ये व्यक्ति में संघर्ष, क्योंकि षष्ठपति है और तृतीय पति है, तो मेहनत के बाद में सफलता दिलाने वाला होता है। तो लग्नपति का जाकर के धन भाव में बैठना
0 अंश पर, तो कमजोर अवस्था हुई। हालांकि चलित चक्र में मैंने जाकर के देखा तो चलित चक्र में ये शुक्र लग्न का ही फल दे रहे हैं, तो लग्नपति का जाकर के धन भाव में बैठना लेकिन लग्न का फल देना, फलस्वरूप ये मालव्य योग का फल देंगे। तो व्यक्ति के जीवन काल में फल जो शुक्र आपके धन भाव में दर्शा रहे हैं लेकिन वो फल लग्न का ही दे रहे हैं, तो लग्नपति का लग्न में फल मिलना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा। हालांकि ये शुक्र 0 अंश पर है लेकिन षडबल में सबसे बलवान प्लैनेट है, जो कि इस कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है कि लग्नपति का लग्न का फल देना, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धन भावपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने अक्सर अपने कार्यक्रम में बताया कि धनेश का संबंध जब भी व्यय से होगा, ऐसे व्यक्तियों के पास में धन नहीं टिक पाएगा। तो धन इनके पास में नहीं टिकेगा। तो त्रिलोकी जी, ये चीज तो आपने अनुभव कर ली होगी क्योंकि 89 का आपका बर्थ है, तो एज भी आपकी काफी हो चुकी है कि मैच्योर है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि धन का संचयन इस कुंडली में नहीं है। तो ज्यादा सेविंग्स की तरफ फोकस ना करें क्योंकि धन संचित आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि धनपति जाके 12वें भाव में बैठे हैं। पराक्रमपति को जाकर के भाग्य भाव में बैठ के आपके भाग्य पराक्रम को देखना, लग्न को देखना और पंचम को देखना, जो कि बहुत बढ़िया स्थिति है। गुरु जो कि इस कुंडली में आकारक प्लैनेट में से एक है लेकिन भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया कि गुरु का ये जो भाव है भाग्य भाव, ये अति विशिष्ट कारक भाव है, और गुरु अगर भाग्य भाव में बैठे हो तो कुंडली के 200 दोषों का शमन ये अपने आप कर देते हैं। तो बढ़िया है, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाने का काम करेगी। पराक्रम भाव पर पराक्रमपति की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपको, ये अगर मैं देखूं तो पराक्रमपति का पराक्रम भाव पर दृष्टि डालना आपको मेहनती भी बनाता है, तो जो कि इस कुंडली का प्लस पॉइंट हुआ। और राक्षस गण के व्यक्तियों में मेहनत तो रहती है कि किसी भी चीज को पाने की सबसे अधिक चाहत इनमें रहती है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके ज्ञान को जागृत करने का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं ये हर तरफ से अच्छा है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग भी एक तरीके से बढ़िया हुआ, जो कि चंद्रमा पापा ग्रह बन रहे थे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके पाप प्रभाव में कमी हमें देखने में मिलेगी। और आगे बढ़ जाते हैं, तृतीय पति गुरु बनते हैं, मैंने बताया भाग्य का फल दे रहे हैं। चतुर्थ पति का जाकर के पराक्रम भाव में बैठना, इस बात की सूचना है कि शनि ही बनते हैं चतुर्थ पति, और पराक्रम भाव में बैठे हैं व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से भूमि भवन और वाहन के सुखों को भोगने वाला हो सकता है। पंचम भाव की स्थिति को देखा जाए तो पंचम भाव में राहु बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने ये सूत्र भी अक्सर बताया, जो पुराने दर्शक हैं उनको तो ये सूत्र रट चुके होंगे कि त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण, पंचम भाव अथवा नवम भाव में अगर पापग्रह जाकर के बैठते हैं तो वहां पर वो शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन उन भावों के जो फल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कमी लाते हैं। तो वो स्वतः तो जो आप कह सकते हो कि जो पाप प्रभाव है उनमें कमी आ जाती है, लेकिन उस भाव के जो प्रभाव है उनमें वो कमी लाते हैं। तो पंचम भाव से संबंधित जैसे ज्ञान, तो ज्ञान का लाभ ना मिल पाना। हालांकि राहु के लिए तथ्य यहाँ पर अलग है कि व्यक्ति जब जैसा तब तैसा करे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से वहां पे राहु भी है, तो मैं ज्यादा चिंता की बात नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। ज्ञान और संतान के कारक ज्ञान और संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी ही देखने में आएगी। षष्ठपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, बढ़िया है। व्यक्ति के जीवन काल में कंपटीशन की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन भाग्य के सहारे ही सही वो कंपटीशन से निकल जाएगा। सप्तम पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम अपने घर को देख रहे हैं, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको मांगलिक बनाते हैं। जन्म लग्न और चंद्र लग्न से आप मांगलिक हैं, तो जब भी आपका विवाह हो कुंडली मिला के हो, और ठीक है सप्तम पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन में परेशानी लाएंगे, उस विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। अष्टम पति शुक्र ही बन जाते हैं, धन भाव में बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं होगा, तो ज्यादा यहाँ पे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्यपति बुध बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन 2 अंश पर होने की वजह से, जो कि कन्या राशि सम राशि है, तो यहाँ पर भी मृत अवस्था में होंगे, वक्री हैं, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही कहा जाएगा कि लाभ दिलाने वाले, या जन्मस्थान से व्यक्ति दूर जाए तो उसके लिए फायदे की स्थिति बनती है। दशमपति चंद्रमा बनते हैं, जाकर के लग्न में बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, तो अच्छा हो गया। ये कर्म की स्थिति को मैं अच्छा देखता हूँ। लाभेश का जाकर के व्यय भाव में बैठना, प्रिय दर्शकों स्थिति यहाँ पर भी वही बनकर आ गई। हालांकि मैंने इसको अपने कार्यक्रम में सदैव एक तरीके का राजयोग बताया, क्योंकि व्यक्ति अपने आय के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अब आप समझिए, लाभेश जब भी जाकर के व्यय भाव में बैठेंगे, इसका ये सिंपल सा मतलब है कि धन आए और जाने के लिए आए, मतलब धन का आवागमन होगा लेकिन जाने के लिए, धन का आगमन है लेकिन जाने के लिए, तो धन का आवागमन व्यक्ति के जीवन काल में बना रहेगा। तो व्यय कब होता है? जब व्यक्ति के पास में आय होती तब उसका व्यय होता है। अब देखिए, धनपति और लाभेश जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास धन आए और धन खर्च हो जाए और संचयन ना हो, तो ये इस कुंडली में बनता है। और 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि व्यय को नियंत्रित करने का काम करेंगे, तो कहीं गलत व्यय मैं नहीं देखता हूं। यहाँ पे पापा ग्रह के रूप में शनि की एकमात्र दृष्टि पड़ रही है, जो कि इस लग्न के एक कारक प्लैनेट में से एक है,
तो कहीं ना कहीं बुरी व्यय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल का जाकर के इनके 12वें भाव में बैठना, जिसमें तेज बहुत ज्यादा है और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो सूर्य और मंगल का 12वें भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट होना कहीं ना कहीं आपके बाईं आंख से संबंधित परेशानी ये दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपको लेफ्ट आई में परेशानी हो, या आगे चल करके आपके लेफ्ट आई में परेशानी आ सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये कहीं ना कहीं दिखने में परेशानी लाने का कारण बन जाएगा। स्पेक्स वगैरह, चश्मा वगैरह हो सकता है आप लगाते हो, तो अपनी आंखों का स्पेशली ध्यान रखिए। जो उपाय बताने वाला हूं मैं उसमें एक आंखों का उपाय भी आपके लिए शामिल कर दूंगा। तो आंखों का आपको स्पेशली अपनी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि का पड़ना, और शनि भी 13 अंश पर है, सूर्य मंगल भी 15-16, तो लगभग दृष्टि संबंध भी बहुत करीब का बन रहा है। ये आंखों में परेशानी लाने का कारण बन जाएगा। तो आपको अपनी आंखों का सबसे पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम चलते हैं इनके प्रश्न की ओर। इनके प्रश्न को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया है कि सर हम 1993 में सहारनपुर यूपी शिफ्ट हुए थे, अभी हम सहारनपुर यूपी में रहते हैं। ठीक है, तो चेन्नई से ये सहारनपुर की तरफ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, बुध की डायरेक्शन में ये चले गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, और इनकी कुंडली में मैंने बताया भी कि भाग्यपति जाकर के 12 में बैठे हैं, तो जन्मस्थान से दूर जाएंगे तो भाग्य का साथ देगा। तो जो इन्होंने रिलोकेशन किया है, जो इन्होंने स्थान परिवर्तन किया है, वो इनके लिए मैं कहीं ना कहीं श्रेष्ठ ही देखता हूँ। तो ये बढ़िया है इनके लिए। और अब इनके प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। इन्होंने पूछा है सर मैं माउथ फ्रेशनर या स्वीट सुपारी, जो माउथ फ्रेशनर आता है और जो मीठी सुपारी होती है, उसका ये व्यापार करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये 1 रुपीज के पाउच में आते हैं, इन्हें हम सहारनपुर एंड 2023 से अदर स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर ये बिजनेस मेरे लिए कैसा रहेगा? तो प्रिय दर्शकों, जो भी माउथ फ्रेशनर का काम है या ये जो मीठी सुपारी इत्यादि का जो काम है, ये कहीं ना कहीं खाने पीने से संबंधित काम है, तो शुक्र को तो देखना ही होगा, चंद्रमा की स्थिति को हमको देखना होगा। तो शुक्र हमने देखा कि 0 अंश पर है, लेकिन मृत अवस्था में है, और षड्बल में वो स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं, जो कि प्लस पॉइंट है। और षड्बल में उनका स्ट्रॉन्ग होना ठीक है, लग्न का फल दे रहे हैं, बढ़िया। और चंद्रमा 21 अंश पर है, लेकिन पापक ग्रह है, कहीं ना कहीं विकास में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि व्यापारपति भी 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, लेकिन उच्च राशि में है और वक्री है। तो तुला लग्न की कुंडली में कारक प्लैनेट का वक्री होना भी कहीं ना कहीं अच्छा है, ये आप सभी जानते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं व्यापार के कारक बुध, जो कि लाभेश है। तो व्यापार के कारक बुध का लाभेश के नक्षत्र में होना, व्यापार के कारक बुध का लाभेश के नक्षत्र में होना व्यक्ति को व्यापार से लाभ दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। तो आप व्यापार से लाभ कमा सकते हैं, ये योग आपकी कुंडली में है। अब बात रही कि स्वीट, जो आपने बोला है स्वीट सुपारी, मीठी सुपारी और माउथ फ्रेशनर का काम, तो शुक्र 0 अंश पर है, लेकिन षड्बल में बलवान है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है। और चंद्रमा भी लग्न में है, तो लग्न में ये अति विशिष्ट कारक होते हैं, अगर आप जानते हो तो मैंने बताया हो, तो हालांकि बताया ही होगा कि लग्न और सप्तम में चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो ये भी बढ़िया ही हो गया कहीं ना कहीं। तो आप बिल्कुल खुशी से इस व्यापार को कर सकते हैं, कहीं आपकी कुंडली में मैं इस चीज में परेशानी नहीं देखता हूँ। और बात रही 2023 से अदर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपकी महादशाओं को देखा जाए तो बिल्कुल बुध बैठे हुए हैं 12वें भाव में जाकर के, 12वें भाव के अधिपति होकर के, और 2023 की मार्च में इनका अंतर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बुध की महादशा आपके लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो बिल्कुल आप अपने व्यापार का विकास, अपने व्यापार को फैलाना, अदर स्टेट्स में फैलाना आप कर सकते हैं, ये आपकी कुंडली में अच्छा दिखाई पड़ता है। दूसरा इन्होंने पूछा है बिजनेस में धन और लाभ कैसा है। देखिए, धन और लाभ की स्थिति तो मैं आपको बता चुका हूं कि धन का आगमन तो होगा, लेकिन जाने के लिए धन संचयन आपकी कुंडली में नहीं है। आपके लिए सलाह भी मैं यही दूंगा कि आप धन संचित करने की तरफ ना जाएं और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें। चाहे तो कुछ पैसा है तो अपने लव्ड वंस के नाम पर आप, अपने प्रिय जनों के नाम पर आप उसको सेव कर सकते हैं, ये आपकी कुंडली में बन सकता है अगर आप प्रयत्न करें तो। हालांकि इस कुंडली में धन का संचयन नहीं है, सेविंग्स इस कुंडली में मैं कमजोर देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर क्या मुझे अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए। आपकी कुंडली में देखा जाए तो ऋण के कारक मंगल ऋण भाव को देखते हैं, तो आपको लोन देना तो नहीं है। एक पैसा भी कभी किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो वो पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा और शत्रुता जो हो जाएगी वो अलग। तो आपको 1 रुपए भी किसी को उधार नहीं देना है। ऐसे दर्शकों के लिए, ऐसे जातकों के लिए मैं अक्सर यही बात कहा करता हूँ कि धन अपने पिता को भी 1 रुपए का आप उधार ना दें, और अगर आपने उधार दे दिया तो वो आपको नहीं चाहिए, आपने बस दे दिया। आप लेने के उद्देश्य से अगर किसी को धन देते हैं तो वो परेशानी का कारण बनेगा। ऋण भावपति जाकर के भाग्य भाव में बैठ के आपके लग्न और आपके पंचम को देखते हैं। व्यापार के लिए आप ऋण ले सकते हैं, लेकिन ऋण आपको देना नहीं है। मंगल की दृष्टि ऋण भाव पर है, तो ऋण आप ले सकते हैं, ऋण लेने में कोई परेशानी मैं नहीं देखता। तो आप अपने व्यापार के विस्तारीकरण के लिए अगर ऋण या लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि धनेश और लाभेश दोनों 12वें गए हैं। बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो उस धन का 1-1 रुपए भी आपके बिजनेस के लिए ही लगना चाहिए।
अगर किसी गलत जगह पर आपने उस धन को लगाया तो कहीं ना कहीं ये आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अगर बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो वो उस धन राशि का एक एक पैसा आपके बिजनेस में ही इस्तेमाल हो, इस बात की सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझे अपना बिजनेस कब और किस दिन स्टार्ट करना चाहिए। देखा जाए तो अभी शुक्र में गुरु का अंतर आपको चल रहा है, अगर आप रुक सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल तुरंत में शुरू करना चाहते हैं जैसा कि आपने बताया, तो आप 13 दिसंबर 2021 के बाद से आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं और 2023 के बाद से तो इस कुंडली में व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए समय ठीक है। तो दिसंबर के मंथ के बाद से आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ठीक देखता हूँ। तो बढ़िया है। अभी ढैया आपको चल रही है, हालांकि उस विषय पर भी हम आएंगे। पहले आपके प्रश्न का हम आंसर करते हैं तो कुछ चीजें फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। फिर आपने पूछा है सर अगर आप मुझे कोई बिजनेस सजेस्ट करते तो कौन सा बिजनेस सजेस्ट करते। हालांकि जो आप बिजनेस आपने कहा है वो बिजनेस भी मैं बुरा नहीं देखता हूँ, फिर भी अगर आपने मुझसे पूछा है तो लग्न चंद्रमा और सूर्य से लग्न सबसे अधिक बलवान हो रहे हैं। लग्न से 10 घर आगे जाने पर चंद्रमा, और आपकी नवमांश कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा जाकर के बैठे हैं 12वें भाव में मंगल के घर में। तो मैं आपको लाइजनिंग, दलाली से संबंधित, सर्जरी मटेरियल से संबंधित व्यापार, जमीन से संबंधित व्यापार सजेस्ट करता। हालांकि जो व्यापार भी आपने कहा है वो व्यापार भी आपके लिए ठीक है। कहीं ना कहीं आप शिक्षा का व्यापार भी और शुक्र से संबंधित भी जो आप काम बोल रहे हैं तो मैं ठीक ही समझता हूँ। अगर इन फ्यूचर आप अपने व्यापार को या एक से अधिक व्यापार करना चाहें तो आप सर्जरी मटेरियल से संबंधित, जमीन से संबंधित, खेती से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, उसके भी योग आपकी कुंडली में मैं देखता हूँ। छठा प्रश्न इनका है सर मेरी शादी कब तक होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वाइफ और उनकी फैमिली कैसी होगी। तो शादी के लिए सबसे पहले देखा जाए सप्तम भावपति जाकर के 12वें भाव में बैठ के सप्तम भाव को देखते हैं, आपको मांगलिक बनाते हैं, तो आपके लिए जन्म कुंडली का मिलान करके शादी करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। गुरु 16 अंश पर बैठे हैं और 1989 का बर्थ है आपका, शादी का योग आपकी कुंडली में चल ही रहा है, वही पहले हम उस विषय पर आ जाते हैं। और सितंबर 2022 के बाद आपकी कुंडली में विवाह का योग है और आपकी कुंडली के हिसाब से साउथ और साउथ ईस्ट, तो साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, जो कि आपका जन्म स्थान है चेन्नई तमिलनाडु, तो चेन्नई से साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं आपकी कुंडली के हिसाब से प्रबल दिखाई पड़ती हैं। मंगल की राशि और नवमांश में भी देखा जाए तो मंगल की राशि कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का स्वभाव उग्र, चिड़चिड़ा, गुस्से वाला होने वाला है, तो कुंडली का मिलान करके ही आप विवाह करें जो कि आपके लिए बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि का पड़ना, लेकिन वो मंगल स्वयं है और शुभ ग्रह के रूप में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन, हालांकि तुला लग्न में बैलेंसिंग की कैपेसिटी होती है तो औसत दर्जे का ही है, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है, कुंडली मिलाकर के अगर आप विवाह करते हैं, पत्नी भी आपको जन्म लग्न और चंद्र लग्न से अगर मांगलिक मिल जाती हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा ही देखता हूँ, कहीं यहाँ पे परेशानी नहीं है। तो आप बिल्कुल कुंडली मिला करके अगर विवाह करते हैं तो बढ़िया है। हालांकि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का सप्तम भाव में ना होना थोड़ा सा कमजोरी का कारण तो बनता है और दाम्पत्य जीवन में औसत दर्जे का आपकी कुंडली में देखता हूं। अब इस औसत को और बेहतर बनाना आपके हाथ में है, आप कुंडली मिला के विवाह करें। सप्तम पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, अक्सर मेरे देखने में आया कि पत्नी जन्म स्थान से दूर की होती है, लेकिन साउथ या साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ही अगर आप देखें तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं बेनिफिशियल देखता हूँ कि साउथ या साउथ ईस्ट में आप देखें जहां से आपको स्त्री मिले तो एक अच्छी स्त्री मिल जाए जिनके साथ में आपकी कुंडली का मिलान भी हो, तो साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप रिश्ते को तलाशिए जो कि आपके लिए बेहतर होगा। और वाइफ और उनकी फैमिली कैसी होंगी, वाइफ कैसी होंगी वो तो मैंने बताया, और वाइफ की फैमिली को देखा जाए तो वो भी शुक्र से ठीक ही मैं देखता हूँ। वाइफ की फैमिली को भी कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है और पत्नी से धन आगमन का भी योग आपकी कुंडली में बनता है, तो ये भी बढ़िया है। 7वां प्रश्न उन्होंने पूछा है सर अभी मैं रियल एस्टेट लैंड परचेस एंड सेल का बिजनेस करता हूं जिससे सितंबर 2017 से प्रॉब्लम आई, मेरी इनकम 80% तक कम हुई है, क्या आगे मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए। देखिए मैंने आपसे सबसे पहले अभी कहा कि आपको मैं कहता शनि रियल एस्टेट के लिए देखा जाए तो 13 अंश पर बैठे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं जो कि आपके लग्नपति हैं, तो ये बिजनेस तो आपके लिए अच्छा ही है। कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को बंद ना करिए, कंटिन्यू रखिए। अब बारी आती है कि 2017 से परेशानी आई, तो सबसे पहले तो आपकी महादशाओं को देखा जाए कि 2017 से परेशानी क्यों आई। शनि की महादशा में राहु का अंतर आपको प्रारंभ हुआ जो कि तीसरे 11वें का संबंध है, लेकिन पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर आप पुराने दर्शक हैं तो मैंने इस चीज को बताया हुआ है कि पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदाता नहीं बनता है। सितंबर 2020 के बाद से आपको शनि की महादशा में गुरु का अंतर आया, लेकिन उस समय आपको चल रही थी शनि की ढैया और साथ ही साथ नाम आपने बताया त्रिलोकीनाथ गुप्ता, तो त्रिलोकी से आपकी नाम राशि जो आती है वो भी तुला बनती है।
वो पुराने दर्शक जो इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, मैंने इस कार्यक्रम अपने चैनल पे इस बात का भी जिक्र किया हुआ है पहले कि देश में, ग्राम में, ग्रह में, युद्ध में शास्त्र कहता है कि नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित, कि इन सब चीजों में, व्यापार में, नौकरी में, कारोबार में आपकी नाम राशि, त्रिलोकीनाथ से भी आपकी राशि तुला बनती है, तो आपकी नाम राशि का विचार वहां पर होना चाहिए, जन्म राशि ना चिंतित, जन्म राशि का चिंतन वहां पे नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, शादी विवाह के बारे में, संतान के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य है जो कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो वहां पर शास्त्र कहता है कि जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित, वहां पे नाम राशि का चिंतन नहीं होना चाहिए और जन्म राशि का चिंतन वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम कारोबार की बात कर रहे हैं तो जन्म राशि पर भी कहीं ना कहीं ढैया और वो है तो नाम राशि पर भी ढैया, तो ये व्यापार में आपके विकास को कम किया इन्होंने और धनागमन के रास्तों को इन्होंने रोक दिया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बुध की महादशा को आने दीजिए और 28 अप्रैल 2022 के बाद से शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो उनका वक्री होना, मार्गी होना, वक्री होना, तो ये आपको पूरी तरह से ढैया से निजात तो दिलाएगा जनवरी 2023 के बाद में, तो वहां से ढैया, लेकिन फिर वहां पनौती आएगी आपको, तो परेशानी तो अभी है, लेकिन बुध की महादशा को आने दीजिए। अभी 2 से 2.5 साल का समय मैं आपका स्ट्रगल में देखता हूँ, उसके बाद में मैं आपकी कुंडली में समय जो है वो बढ़िया देखता हूँ। 2023 से आप अपने व्यापार का विस्तारीकरण करिए। जो रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, भले ही उसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, बट उसको टोटली बंद नहीं करिए, उसको करते रहिए। थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग को मुझे लगता है कि आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्ध की स्थिति को देख के मुझे लगता है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग को बढ़ाएं तो आप यहाँ से व्यापार में अच्छी सफलता ले सकते हैं। तो आप रियल एस्टेट और जो आपका माउथ फ्रेशनर का व्यापार आप बोल रहे हैं वो भी आपके लिए मैं ठीक देख रहा हूँ, तो आप इन्हीं दोनों व्यापार की तरफ आगे बढ़िए और रियल एस्टेट को आप बंद नहीं करिए। अभी 20% तो लाभ है ना उसमें, तो बस उसको चलने दीजिए जिस तरह से चल रहा है। बुरा समय है, देखिए प्रिय दर्शकों, जब समय अच्छा आता है तो स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आप उनके साथ में बहुत अच्छे से चल करके सफल होते चले जाते हैं। लेकिन अगर समय बुरा आ जाता है तो वो किसी का स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब समय अच्छा आता है तो आप बैट जहां घुमाते हैं वहां 6 लगता है, और जब समय बुरा आता है तो आप 6 भी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको रन नहीं दे पाता। तो वो वही बात है, अभी समय ठीक नहीं है, जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दीजिए। वक्त ठीक आएगा, समय लगेगा, अभी थोड़ा सा 2 से 2.5 साल का वक्त आपको देना होगा। उपाय कुछ बताऊंगा मैं आपको, करिए, रियल एस्टेट का करते रहिए और दिसंबर के बाद से आप माउथ फ्रेशनर का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रेजेंट टाइम और आने वाला टाइम मेरा कैसा है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेजेंट टाइम आपका भी उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन 2023 के बाद से आपका आने वाला समय मैं ठीक देखता हूँ। बुध की महादशा जो शुरू होगी आपको मार्च 2023 के बाद से, आशा करता हूँ स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही होगी, तो वो आपके लिए विकास कराने वाली, क्योंकि भाग्येश की महादशा वो विकास कहीं ना कहीं आपको दिलाने वाली होगी, तो ठीक है, लाभ के रास्ते वहां पर बनेंगे, तो बढ़िया देखता हूँ मैं, कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं दिखाई पड़ती। सर क्या मुझे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि का होना बैलेंस अच्छा होता है इस कुंडली में, और व्यापारपति जाकर के 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन उच्च के और लाभेश के नक्षत्र में, तो बिल्कुल बिजनेस में आपको सफलता है। सफलता थोड़ी सी स्लो है क्योंकि शनि की दृष्टि व्यापार कारक पर पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि, शनि आप जानते हैं कि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। आपके सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले प्लैनेट शनि, इसलिए उनका नाम शनि रखा गया है। तो बुध पर शनि की दृष्टि का पड़ना, व्यापार में भी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो वो रहेगा, स्लो ग्रोथ होगी आपकी। शादी लेट क्यों हुई। व्यापार के कारक जो दाम्पत्य, जो विवाह कराने वाले कारक गुरु बनते हैं, वो शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, और गुरु भी आद्रा नक्षत्र में है ना, राहु के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपका विवाह जो है थोड़ा सा विलंबित हो रहा है, लेकिन आने वाला समय आपके विवाह के लिए भी ठीक है, कुंडली मिला के विवाह करिएगा। और आखिरी प्रश्न इनका है, सर मैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए मुझे क्या उपाय और स्टोन धारण करने चाहिए। अभी मैंने 5.25 कैरेट का पन्ना धारण किया हुआ है। पन्ना आप पहने हुए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं देखता मैं, पन्ना आप पहन के रखिए। और रत्न के नाम पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको पन्ना ही पहन के रखिए आप, और किसी रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है। एक चांदी का छल्ला बनवा लीजिएगा और शुक्रवार के दिन लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में धारण कर लीजिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद है, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो और किसी उपाय की मुझे नहीं लगता, किसी रत्न की मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है। तो पन्ना आप पहने हुए, पन्ना पहन के रखिए, मना नहीं करूंगा मैं आपको, क्योंकि आपने काफी समय से पहना है तो पहने रहिए। और चांदी का छल्ला जो मैंने आपको बताया उसको धारण करके रखिए। अब हम आ जाते हैं इनके उपाय पर। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। जीवन काल में अगर आप सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, तो अपने इष्ट की आराधना शुरू करिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ, शनिवार के लिए नित्य
7 पाठ, हो सके तो मंथ में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना। साथ ही साथ बजरंग बाण का अगर आप एक पाठ करें, हनुमान जी की आप अत्यधिक आराधना करेंगे तो आपके इष्ट मजबूत होंगे, आप अपने पंचम भाव, आप अपने ज्ञान को जागृत कर लेंगे और आपको मैं समझता हूं कि जीवन काल में कभी पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एक चीज और है जो कि शनि से प्रभावित आपको ढैया भी चल रही है इन फ्यूचर, अभी शनि आपकी राशि से पंचमस्थ होंगे। जब शनि का गोचर आपके कुंभ राशि में होगा तो आपकी राशि से पंचमस्थ होंगे, जिसको हम शनि की पनौती के नाम से जानते हैं। तो शनि का पंचमस्थ होना भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, तो हनुमान जी की शरण में आएंगे तो शनि जन्य जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी सुरक्षा करेंगे। तो हनुमान जी की आराधना आपको करते रहनी है, ये आपके लिए रामबाण उपाय है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी और उपाय की आवश्यकता है, हालांकि मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये मेन है। चीजें छूटे कोई दिक्कत नहीं, ये चीज नहीं छूटनी चाहिए। मेरे कार्यक्रम को अगर आप देखते हैं, आपने मुझसे संपर्क किया है मेरे यूट्यूब चैनल को देख करके, तो आप सूर्य को अर्घ्य आशा करता हूं कि दे ही रहे होंगे। सूर्य को अर्घ्य देते रहिए, 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, हालांकि 16 अंश पर है, षड्बल में भी उनके पास में बल है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, जो कि आत्मविश्वास में कभी ना कभी कमी और मान सम्मान में कमी, बेहतर करने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को जब सूर्य पर शनि का प्रभाव हो, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। तो ये एक है, इसके लिए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हालांकि ये कोई उपाय नहीं है, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने से पहले आपको सूर्य को अर्घ्य देना होता है। सूर्य अर्घ्य विधि हमारी पूजा पाठ वाली प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको देख करके सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, पिता है तो पिता का सम्मान करिए, ये आपके सूर्य को ठीक करेगा। चाक्षुषी विद्या का प्रयोग, चाक्षुषी विद्या का रोजाना एक बार पाठ करना और नहीं तो रविवार के रविवार रोजाना एक पाठ करना भी आपकी आंखों से संबंधित जो मैंने परेशानी बताई वो कहीं ना कहीं कंट्रोल आपकी करेगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, हो सके तो 1 नहीं तो 3 माला नित्य आप जाप करना शुरू करिए। और सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करिए, जो कि आपको मानसिक शांति दिलाने वाला होगा। साथ ही साथ शुक्र के लिए मैंने आपको चांदी का छल्ला बताया। शुक्रवार के शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आप चाहें तो अर्गला स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाए। तो ये कुछ उपाय हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको करने चाहिए। अब बात आ जाती है आपकी शादी की, तो शादी के लिए आप प्रत्येक गुरुवार को जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं शादी के लिए या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन शादी में अगर कुछ परेशानी जा रही है तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र पत्नी मनोरमाम देही मनोरथानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का रोज आप 1 माला जाप करना शुरू करिए। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता माता से प्रार्थना करिए कि विवाह से संबंधित जो परेशानी आ रही है उसको वो दूर करें। मंत्र में कुछ परेशानी हो तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम पर आपको मंत्र मिल जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है मंत्र का उच्चारण, मंत्र का कुछ भी होता है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप वहां पे बता दीजिएगा कि आपको इस मंत्र की आवश्यकता है तो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आपको किसी प्रकार के और उपाय करने की जरूरत है। बाकी आपकी कुंडली में मैं लगभग स्थितियां तो आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, सभी प्रश्न के जवाब आपके मिल ही चुके हैं। 2023 के बाद आपका समय भी कुछ हद तक ठीक है। और उपाय के तौर पर शिवजी वाला उपाय भी मैंने आपको बताया, जो इस कुंडली में मैं देखता हूँ कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। और गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, इस उपाय को भी आप करिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बुध के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया है, गणेश जी के लिए बस बुधवार के बुधवार गणेश जी को दूरवा अर्पित करने की आदत डालिए और मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा और किसी उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतने ही उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से पर्याप्त हैं। हनुमान जी की आराधना अगर आप करेंगे तो आपको जीवन काल में पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आपके मंगल भी ठीक होंगे और शनि को बल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि तुला लगने की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट में से एक है और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का काम भी जो आपका है वो आपको लाभ दिलाने वाला होगा। संतान भाव में राहु बैठे हैं, हालांकि गुरु की दृष्टि है, कुंडली को मिला करके विवाह करिएगा ताकि संतान से संबंधित परेशानी ना आए। तो प्रिय दर्शकों, ये था त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। अगर आप भी इस कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट जो मेरे द्वारा इस कुंडली में छूट गया, तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा और वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो एनालिसिस इसी तरह से जिस तरह से त्रिलोकीनाथ जी ने कराया, अगर आप कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए और आपको वहां बताना होगा कि आप वीडियो एनालिसिस अपनी जन्म कुंडली का कराना चाहते हैं, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह की कुछ रहता है कुछ लोगों की हमारा नाम ना लिया जाए, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप कहेंगे कि आपके नाम को गुप्त रखा जाए और बिना नाम के आपकी जन्म कुंडली को दिखाया जाए, तो उसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है। बिना नाम के सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ और आपके चक्र से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यहाँ पर
वीडियो के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के समक्ष नए विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।